ठीक है जी। अच्छा जी, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेबसाइट जो एक है ना वो काम किस तरह से करती है। ठीक है, उसके बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं और वो आपस के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, और फिर बाद के अंदर हम वन बाय वन हर कंपोनेंट का थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर ये मैं जैम्प को पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर ये हमारा वेब सर्वर, फिर ये डेटाबेस सर्वर, दोनों के मैं एडमिन के अंदर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों का, आप लोग तकरीबन 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, इनमें से 2 का आई थिंक एक ही है, अमाद का, और क्या नाम लेते हैं, ये दूसरा स्टूडेंट है कि उसका एक है, और एक बंदा है उसका एक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओपन फोल्डर एच टी डॉक्स। सर मेरी साइड क्या बोल रहे हैं ये, एक मिनट जस्ट, मेरी साइड से नेट का इशू है। ओके 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 अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ कोई, जैसे बुक मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर नहीं ये तो नहीं है यार, मुझे भूल गया आप लोगों में से कौन सा किसका है। हाँ, एक का ट्रैवल ग्रुप है। ट्रैवल ग्रुप किसका बुलाइए, आई थिंक ये आपका है, अब्दुल हादी आपका। नहीं, मेरा तो बुक मैनेजमेंट सिस्टम है। और अच्छा, आपका रिकमेंडेशन, सॉरी। बुक रिकमेंडेशन, ये फिर उसका है, ये अमाद का है, और साथ में जो काशिफ है ना उसका ट्रैवल ग्रुप। चले मैं यही ओपन कर लेता हूँ, ट्रैवल ग्रुप। ठीक है, लॉजिक वही सेम ही होंगे। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले वेबसाइट किस तरह से काम करती है, चलें इस पे बात करते हैं, इसको समझते हैं ये हमने ओपन किया है जी पेंट। यहाँ पर मैं आपको ज़रा ड्रा करके थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे ज़रा समझ जो है ना वो आसानी से लग जाती है देखिए, जो हमारी वेबसाइट है ना उसके 3 हिस्से होते हैं। एक को हम कह लेते हैं फ्रंट एंड, दूसरे को हम कह लेते हैं जी बैक एंड, और तीसरा जो हिस्सा हमारा होता है इसको हम कह देते हैं डेटाबेस। ओके, अब जो हमारी वेबसाइट है ना, कोई भी वेबसाइट है, उसका असल में काम क्या होता है, फ्रंट एंड से यूज़र से डाटा लेना। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये एक यूज़र है जी। ठीक है, यूज़र आपको थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा, लेकिन बस ये यूज़र है, ये कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। यूज़र से डाटा लेना और यूज़र का जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको प्रोवाइड करना, तो वो ज़ाहिर बात है वो यूज़र फ्रंट एंड से ही इंटरेक्ट करता है। जैसे हम कोई वेबसाइट, जैसे आप अपने एलएमएस की एग्जांपल ले लें, जो हमारा एलएमएस है वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है कि हमें जो डाटा रिक्वायर चाहिए होता है, जैसे लेक्चर्स हो गए, क्विज़ हो गए, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड डाटा हमें चाहिए वो हम वहाँ से ले लेते हैं, और हमने जो डाटा देना होता है, जैसे क्विज़ हल करने होते हैं या फिर असाइनमेंट देनी होती है, इस तरह जो रिक्वायर्ड डाटा हमने देना होता है वो उसको दे देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे HTML के पेजेस होते हैं, जो हमें एक्चुअल में वेबसाइट जो नज़र आ रही होती है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, और ये मिलके बनी होती है HTML से, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा ये प्योर फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। इसके अलावा वो लैंग्वेज भी हो सकती है हमारी फ्रंट एंड के अंदर जो हम एज अ बैक एंड यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम हमारे केस के अंदर PHP यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये भी फ्रंट एंड के अंदर आ जाएगी। क्यों आएगी, लूप्स वगैरह को रन करने के लिए, ये आपको आगे जाकर पता लगेगा। ये होता है फ्रंट एंड जो यूज़र को डाटा शो करता है या यूज़र से डाटा लेता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बैक एंड की बात। देखें, बैक एंड जो है ना, ये जो यूज़र डाटा अपना डाटा प्रोवाइड करता है या फिर डाटा गेट करता है, वो कहाँ से कर रहा होता है, डेटाबेस में से, क्योंकि डाटा हमारा सारा स्टोर हो रहा होता है डेटाबेस में।
ओके, डाटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल होते हैं। अगर तुम्हारा टेबल एसक्यूएल बेस है, डेटाबेस एसक्यूएल बेस्ड है, तो उसके अंदर टेबल होते हैं, उन टेबल्स के अंदर जाकर डाटा स्टोर हो रहा होता है। अब हमारे केस के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर मैं इसका डाटाबेस ओपन करने जा रहा हूँ। हर वेबसाइट का डाटा अलग अलग डाटाबेस अलग होता है, ठीक है। तो इसका डाटाबेस ये है, ट्रैवल सोशल सिस्टम। अब इसके अंदर देखें जो यूज़र्स हैं उनका डाटा यहाँ पर आएगा। बाकी ये जो वेबसाइट है ना ट्रैवल सोशल सिस्टम, इसके अंदर एडमिन नहीं है, ये जो सारी यूज़र बेस्ड ही है। तो यहाँ पर यूज़र का डाटा यहाँ पर आएगा। यूज़र के अंदर क्या है जी? यूज़र की आईडी है, उसकी ईमेल है, उसका पासवर्ड है, उसका यूज़र नेम है, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ग्रुप के अंदर क्या आएगा? ग्रुप का डाटा आएगा, जो हमने ग्रुप क्रिएट किए हैं। सबसे पहले ग्रुप की आईडी आएगी, उसका नेम आएगा, उसकी टाइप आएगी कि ग्रुप की टाइप कौन सी है, उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, उसकी प्राइवेसी, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि आपने ये भी सेट करना है ग्रुप पब्लिक है या प्राइवेट है। प्राइवेसी आ गई। और उसकी क्रिएटर आईडी, यानी कि क्रिएट किसने किया वो आ गया यहाँ पर, किस यूज़र ने क्रिएट किया ना, तो उसकी आईडी आएगी। जैसे यूज़र देखें, यूज़र की आईडी क्या क्या है? 1 2, दो ही यूज़र हैं, 1 और 2। यूज़र 1 का नाम है यूज़र 1, और यूज़र 2 का नाम है टाइम स्कूल। तो यहाँ पर ग्रुप्स में जाऊँ तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये 1 1 1, यानी कि ये यूज़र 1 ने क्रिएट किया है। और यहाँ पर 2, यानी कि ये टाइम स्कूल ने इस ग्रुप को क्रिएट किया है। फिर से 1, इसका मतलब इसको यूज़र 1 ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा सारा डाटा जो स्टोर हो रहा होता है वो आ, यहाँ पर टेबल्स के अंदर आकर स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का काम ही है डाटा को स्टोर करना, और जब ज़रूरत पड़े, जब इसको रिक्वेस्ट आए कि भैया अब डाटा चाहिए, तो इसको देना, ठीक है। ओके, जैसे ये कौन सा है जी? ग्रुप मेंबर। तो ग्रुप मेंबर का हमने टेबल बनाया है, इसके अंदर ग्रुप मेंबर जो है उनका इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। ये पहले रिकॉर्ड आईडी आ गई, फिर यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, यानी कि ये शो करता है कि यूज़र 1 कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 5 में, ऐसा ग्रुप जिसकी आईडी 5 है, और स्टेटस क्या है उसका? अप्रूव्ड है। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। उसके बाद चैट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो जो चैट्स होंगी, जैसे देखें जो मैसेज किए गए हैं, मैसेज की आईडी आ गई, यूज़र की आईडी आ गई, मतलब किस यूज़र ने ये मैसेज भेजा है। और फिर ग्रुप आईडी आ गई कि किस ग्रुप के अंदर ये मैसेज भेजा गया है। फिर मैसेज कंटेंट आ गया कि मैसेज है क्या था एक्चुअल, और उसका डेट और टाइम आ गया। इसी तरह से हर टेबल के रिलेटेड डाटा उसके रिलेटेड टेबल के अंदर स्टोर हो रहा होता है। जो भी यूज़र यहाँ पर डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है वो हम कहाँ स्टोर करवा रहे होते हैं? डेटाबेस के अंदर, लेकिन वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर नहीं जा रहा होता, ठीक है। दरमियान में हम बैकएंड यूज़ करते हैं, बैकएंड पे कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे केस के अंदर PHP यूज़ हो रही है, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज होती है ना सेंटर में, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि फ्रंट एंड से डाटा लो, उसको प्रोसेस करो, ठीक है। वो प्रोसेसिंग किसी भी किस्म की होती है, प्रोसेस करो, प्रोसेस करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दो। इसी तरह से जब हमें कोई डाटा चाहिए होता है तो हम बैकएंड के पास, बैकएंड के थ्रू फ्रंट एंड के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर डेटाबेस जो डाटा चाहिए होता है वो बैकएंड को देता है, एंड देन बैकएंड जो है वो फ्रंट एंड को डाटा दे देता है, और यूज़र को वो शो हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारी वेबसाइट के ये तीनों कंपोनेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस मिलकर काम करते हैं। ओके, ये होती है कि वेबसाइट की एक्चुअल वर्किंग। फिर से बता दूं, फ्रंट एंड जो है ये जस्ट क्योंकि हमारा ये यूज़र इंटरफेस होता है, यहाँ पर यूज़र जो है वो डाटा अगर कोई रिक्वायर्ड है या अगर कोई प्रोवाइड करना है तो वो यहाँ यूज़र जो है इस पार्ट से इंटरेक्ट करता है। ये बना होता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड। और बैक एंड का काम क्या है? डाटा को प्रोसेस करना, दैट्स इट। या डाटा को प्रोसेस करना, या कोई भी यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है, अगर हमने कोई फंक्शन लिखा है, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं वो डाटा स्टोर नहीं करती, वो कोई आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना माइक चेक कर सकते हो। इस तरह की वेबसाइट जो डाटा नहीं स्टोर करती लेकिन आपको कोई फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, तो वो सारे फंक्शन जो है वो सारा कोड जो है उसका वो बैक एंड में लिखा होगा, ठीक है। बैक एंड यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके मुताबिक उसको जो भी चाहिए डाटा चाहिए तो डाटा डेटाबेस से ला के दे देगा। अगर कोई बस उसको प्रोसेस करना, जैसे PDF कन्वर्टर आपने देखे होंगे, वो डाटा स्टोर नहीं करते। PDF कन्वर्टर आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स देखी है ना, कि वो PDF लेके उसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। आपकी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इमेज का बैकग्राउंड रेज करती हैं, तो अब वो डाटा तो ना स्टोर कर रही, वो तो बस इमेज का बैकग्राउंड रेज कर रही हैं। तो इस तरह से वो यूज़र की प्रोसेस, जितनी भी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है वो बैकएंड के अंदर होती है। और बैकएंड के अंदर हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, पाइथन के साथ भी बैकएंड आ जाता है, PHP के साथ भी आता है, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस।
तो यहाँ पर हम PHP यूज़ कर रहे हैं इनके हमारे केस के अंदर। उसके बाद आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है ये SQL बेस्ड है। SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके। और हाँ, जो ये सेंट्रल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ना, इसको यूज़ करने का एक रीज़न और भी है। वो ये जो डेटाबेस है ना, वैसे मोस्टली एसक्यूएल ही यूज़ होते हैं, नो एसक्यूएल भी होता है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऐसे बात कम्प्लेक्स हो जाएगी। आप बस अभी के लिए इतना बस याद रखें कि डेटाबेस जो है ना, वो एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है ना, बस उसको समझता है। ठीक है, एसक्यूएल की लैंग्वेज अब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चले जाते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस डेटाबेस डेटाबेस, जी ठीक है, ये हम आ गए अपने डेटाबेस के अंदर। अब फ़र्ज़ करें मैं डेटाबेस को कहता हूँ कि भाई मुझे जितने भी यूज़र हैं ना, उन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब यूज़र्स की। तो यहाँ पर हम क्वेरी यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्वेरीज हम कैसे रन कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, वैसे अगर हमने यहाँ पर मैन्युअली चेक करना हो तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर। देखें, जिस टेबल के ऊपर रन करना चाह रहे हैं, पहले उस टेबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें यूज़र्स के ऊपर हम रन करना चाह रहे हैं क्वेरी, तो यूज़र पे आएंगे, देन एसक्यूएल पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये सिलेक्ट की क्वेरी लगी हुई है। यहाँ पर जो मेन क्वेरीज होती है ना, वो यहाँ पर ही लिखी हुई है, देखें सिलेक्ट। ठीक है, और ये सिलेक्ट दो दफ़ा लिखा हुआ है, एक सिलेक्ट के साथ स्टार है। जिसके साथ स्टार है इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट की क्वेरी है, ये डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है। अपडेट की क्वेरी है, पहले से मौजूद डाटा को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। डिलीट की क्वेरी है, डाटा को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे किसी यूज़र को, तो फिर डिलीट की क्वेरी यूज़ होगी। न्यू यूज़र इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट की क्वेरी। अगर पहले जितने यूज़र मौजूद हैं उनकी इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट की क्वेरी। ठीक है, और अगर अपडेट करना चाह रहे हैं, लाइक पासवर्ड अपडेट करना है, यूज़र नेम अपडेट करना है, तो फिर अपडेट की क्वेरी। चलें, सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ मैंने सेलेक्ट किया तो इसने खुद ही लिख दी। गो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जितने यूज़र थे उन्हें सबका डाटा हमें दे दिया। ठीक है, शो क्वेरी बॉक्स। तो इसकी क्वेरी कुछ ये होती है, सिलेक्ट अस्टैरिश का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड फ्राम। फ्राम के बाद हमें टेबल का नेम देना होता है। टेबल का नेम हमने यहाँ पर लिख दिया यूज़र वेयर वन। वैसे वेयर वन यहाँ पर नहीं था आता, ये इतनी ही काफ़ी होती है, इतनी। वेयर का मतलब होता है जब हम कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड कोई मतलब लेना चाह रहे हो ना, जैसे हम कहेंगे ऐसा यूज़र जिसकी आईडी वन है, बस उसका रिकॉर्ड हमें दिखाओ, तो फिर वेयर यूज़ होता है। यानी कि जब हमने कोई कंडीशन ऐड करनी हो। यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें वही हमें रिजल्ट मिल रहा है। सो वेयर की ज़रूरी नहीं था। अच्छा, अगर वेयर यूज़ करना हो फिर क्या होता है, देखें फिर यहाँ से हमने स्टार हटा देना होता है, क्योंकि अब हमने ऑल रिकॉर्ड नहीं चाहिए हमें। सिलेक्ट, इसके बाद हमने लिखना होता है हम्म, बल्कि नहीं आएगी यहाँ पर। स्टैरिश का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम, सॉरी। यहाँ से मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट एंड स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, लाइक आईडी का कॉलम, नेम का कॉलम, एंड सो ऑन। सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम यूज़र। अब मैं वेयर की कंडीशन यूज़ करने लगा हूँ, वेयर आईडी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हमें ये इन कॉमास के अंदर आईडी देनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ आईडी वन। तो अब क्या होगा, ऐसा यूज़र जिसकी आईडी वन होगी जैसे उसका रिकॉर्ड शो का, ये देखो। ठीक है, तो ये क्वेरीज कुछ इस तरह से काम करती हैं। और जो डेटाबेस है ना, ये सारा इसी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, एसक्यूएल लैंग्वेज के ऊपर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है ना, वो हम यहाँ से क्वेरी से नहीं उठा सकते। ओके, एक तो डाटा को प्रोसेस भी करना है, दूसरा ये कोई और लैंग्वेज के अंदर बात करता है डेटाबेस हमारा। ठीक है, यहाँ पर कोई और लैंग्वेज है, सी एस है, ये एच टी एम एल सी एस जावास्क्रिप्ट है। फिर क्या होता है कि जो सेंट्रल लैंग्वेज होती है ना हमारी, जैसे पी एच पी यहाँ पर यूज़ हो रही है, हम क्या करते हैं, हम पी एच पी को क्वेरी पास करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, फिर वो क्वेरी पास कर देता है डेटाबेस को। देन फिर ये वो उसके मुताबिक जो है वर्क कर देता है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है जिसको समझ ना लगी हो कि वेबसाइट किस तरह से काम करती है, वो क्वेश्चन पूछ ले जल्दी से। वैसे अभी अभी तक तो ये तो कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल ईजी चीज़ थी ये। क्यों जी, है किसी को कोई कन्फ्यूजन?
कंफ्यूजन नहीं समझ आ गई। ओके चलें, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा यहाँ पे कि ठीक है ये वेबसाइट तो चल रही है, लेकिन सर्वर का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सर्वर का काम ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट को रन कर रहा होता है अपने पास। जैसे आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, इसी तरह सर्वर का काम ये होता है, इसको रन करता है। ओके, तो यहाँ पर लोकल सर्वर जो है वो भी क्या कर रहा है, हमारी फाइल्स को ब्राउज़र को सर्व कर रहा है, देन ब्राउज़र उसको रन कर रहा है। ये काम होता है सर्वर का। अ, अभी हम पीएचपी का ये जैम्प जो ये पीएचपी का सर्वर है, आई थिंक ये जस्ट पीएचपी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रन करता है। तो सर्वर का काम ये होता है कि वो फाइल्स को सर्व करता है ब्राउज़र को, और फिर ब्राउज़र उसको कंपाइल वगैरह करके रन करता है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमें समझ लग गई वेबसाइट किस तरह से काम करती है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा। प्रोजेक्ट पहले ओपन कर लूँ, ट्रैवल ग्रुप। ठीक है, ये ओपन हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना हम एक एग्जांपल देखेंगे डाटा गेट करने की, एक एग्जांपल देखेंगे डाटा इंसर्ट करने की। तो यहाँ पर मैं लॉगिन की एक एक बात कर लूँगा, और एक बात मैं कर लूँगा यहाँ पर रजिस्टर की। ठीक है, ये दोनों फाइल्स आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, दोनों फाइल किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर होती हैं। बाकी जितनी भी फाइल है उनके अंदर वही सेम लॉजिक्स होंगे, कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डाटा ये सारी डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है इंक्लूड का, उसके अंदर दो फाइल हैं। बाकी आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है इसके अलावा भी वो भी मैं ऐसे ही बनाए होंगे। इंक्लूड का फ़ोल्डर मैं ज़रूर बनाता हूँ। वो मैं क्यों बनाता हूँ, देखें, यहाँ पर वो फाइल मैं रखता हूँ जो हर जो पेज के अंदर यूज़ होनी होती है, हर फाइल के अंदर यूज़ होनी होती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो ये होता है कि इन फाइल्स के अंदर जो कोड है ना, जैसे ये बॉयलर प्लेट होगी एचटीएमएल की, इससे आप वाकिफ़ होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉडी आती है सारी, और उससे पहले हमें ये लिखना पड़ता है जब हम एचटीएमएल पेज बनाते हैं। तो देखें, ये एक तो मेरे पास ये था कि मैं ये जी हर एक जो मेरी फ़ाइल है, हर फाइल के अंदर जो है ना ये मैं लिखूँ जाकर कुछ। यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है, उसका लिंक लगाया हुआ है मैंने उसकी स्टाइल शीट का, बूटस्ट्रैप की। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन था मैं हर जो भी फाइल है उसके अंदर मैं ये लिंक्स ऐड करूँ, क्योंकि ये सभी फाइल्स के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे क्या होना था, सेम कोड हर फाइल के अंदर रिपीट होना था। इसी तरह से यहाँ पर db.php है, इसके अंदर वो कोड है जो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करवाता है। जैसे यहाँ पर होस्ट का नेम हमें चाहिए होता है, यूज़र नेम चाहिए होता है, उसके बाद उसका पासवर्ड चाहिए होता है, लेकिन जो जैम्प का डेटाबेस है इसको कोई पासवर्ड नहीं लगा होता। इसका जो यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट होता है, इसका जो सर्वर नेम होता है वो लोकल होस्ट होता है। उसके बाद जो जैम्प होता है इसके अंदर जो हमने अपना डेटाबेस क्रिएट किया होता है उसका नेम होता है, डेटाबेस का नेम आ जाता है। ठीक है, जो कि इस ट्रैवल सोशल के सिस्टम के सिनेरियो के अंदर यही होगा। जैसे यहाँ पर देखें, एक मिनट जस्ट, ये देखिए ये नाम क्या है, ट्रैवल सोशल सिस्टम। बाकी जो बुक रिकमेंडेशन वाला आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर बुक रिको के नाम से हमने बनाया हुआ है। ठीक है, उसका यहाँ पर बुक रिको लिखा होगा यहाँ पर, बाकी ये चीज़ें सेम होगी ऊपर वाली। उसके बाद यहाँ पर ये एसक्यूएल का फंक्शन आता है, बिल्ट इन फंक्शन है माई एसक्यूएल आई। इसको हमने ये करना होता है, इसको हमने ये सारे पैरामीटर पास कर देने होते हैं, जैसे होस्ट नेम, रूट, पासवर्ड, डेटाबेस। ये डायरेक्टली भी मैं यहाँ पर लिख सकता था, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे ना, पहले मैं यहाँ पर होस्ट नेम लिख सकता था, फिर रूट लिख सकता था यहाँ पर ऐसे एज इट इज़, फिर ये लिख सकता था, फिर ये यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर अप्रोच नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, होस्ट का वेरिएबल, उसके अंदर होस्ट नेम स्टोर करवा दिया, यूज़र का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रूट यूज़र का जो नेम था वो स्टोर करवा दिया, पासवर्ड मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर पासवर्ड स्टोर करवा दिया जो कि नल है, कुछ भी नहीं है पासवर्ड। फिर डेटाबेस का मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर डेटाबेस का नेम स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसका मैं नेम वैसे डेटाबेस नेम भी रख सकता था ये वाले वेरिएबल का, लेकिन डेटाबेस इनफ है। सो फिर हमने MySQL का जो फंक्शन है इसको हमने ये सारे जो हमारे पैरामीटर थे पास कर दिए। इसको चार पैरामीटर चाहिए होते हैं, ठीक है, कनेक्ट होने के लिए, रन करने के लिए। अब चारों पैरामीटर जब करेक्ट होंगे तो ये डेटाबेस से कनेक्ट करवा देगा। अब यहाँ पे हमने बोला हुआ है इफ़ कॉन
अब ये एक और मैंने इसका एक वेरिएबल लिया हुआ है कॉन के नाम से, जिसके अंदर इस पूरे कनेक्शन को मैं स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इफ़ कॉन कनेक्ट एरर, यानी कि अगर ये जो कनेक्शन है ये, इसके अंदर कोई कनेक्शन एरर आ जाता है, फिर क्या हो, फिर डाई हो जाए, यानी कि वेबसाइट हमारी डाई हो जाए और उसके अंदर जो है वो वेबसाइट वहाँ पर स्टॉप हो जाए और एक मैसेज शो हो जाए कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं जानबूझ के कनेक्शन फेल्ड आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैं ना यहाँ पर गलत नेम लिखता हूँ, डेटाबेस का गलत लिखा है, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर, और इसको मैं रीलोड करूँगा एक दफ़ा, और यहाँ पर देखें, ठीक है, ये हमारा वो कनेक्शन बिगड़ गया है, ठीक है। तो उसने एक्सेप्शन दे दिया हमें, ओके। लेकिन इसको यहाँ पर एक एक्सेप्शन देनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर हमने लिखी हुई है कि अगर कनेक्शन फेल हो जाए तो फिर वो एक्सेप्शन दो, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं थ्रो कर रहा एक्सेप्शन को। खैर, ये एक्सेप्शन को शो करनी चाहिए थी कनेक्शन फेल्ड की। कनेक्शन फेल्ड कौन कनेक्ट एरर, ठीक है, कनेक्ट एरर भी शो करेगा और साथ में कनेक्शन फेल्ड। कंट्रोल एफ, ठीक है, नहीं थ्रो कर रहा। आई थिंक उससे पहले ही कोई जैसे SQLi का फंक्शन है ना, वो इसको हैंडल कर रहा है, वही एरर थ्रो कर रहा है। सो ये आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अब ये जो हमने कनेक्शन बनाना है ना, इसकी हमें ये जो कनेक्शन है ना, इसकी हमें ज़रूरत पता है कब पड़ती है, जब हमने कोई चीज प्रोडक्ट ऐड करवानी हो या फिर डाटा गेट करना हो। जैसे देखें, इंडेक्स के ऊपर डाटा गेट हो रहा है, इंडेक्स के ऊपर क्या गेट डाटा गेट हो रहा है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन गेट हो रही है। तो जो हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है या होम फाइल है ये वाली, इसके ऊपर भी हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत पड़नी थी, ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत पड़नी थी, अगर हमने अलग से इसकी फ़ाइल ना बनाई होती db.php, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पर ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ऐड करवाएंगे, और इस तरह बुक के केस के अंदर जो आपका बुक रिकमेंडेशन का सिस्टम है, जो उसके केस के अंदर भी यही होना था कि हमें जी जब बुक का डाटा ऐड करवाना है तब भी इसकी ज़रूरत पड़नी थी, जब बुक्स का डाटा गेट करना है तब भी इसकी ज़रूरत पड़नी थी, तो इसलिए उसमें भी मैंने db.php की फ़ाइल बनाई होगी। फिर आ जाती है नेव बार। अब नेव बार क्या चीज़ है ये देखें, इसका आपको बल्कि पता ही होगा, आपने मैंने सबसे पूछा था कि आपको फ्रंट एंड आती है, आपने कहा था जी आती है। नेव बार ये जो ऊपर शो हो रही होती है हमारी, ये नेव बार होती है, बाज़ वेबसाइट में साइड पे होती है, बाज़ में ऊपर होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि देखें, मैं अगर होम में जा रहा हूँ ना तो ये नेव बार सेम है। मैं माई ग्रुप में जा रहा हूँ, खैर अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मुझे कह रहा है लॉगिन करो, चलिए मैं लॉगिन कर ही लेता हूँ। user@mail.com एंड यूज़र, ठीक है, ये मैं लॉगिन हो गया, उसने मुझे बोल दिया हेलो यूज़र 1, ओके। तो यहाँ पर माई ग्रुप्स में जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रही। माई प्रोफाइल में जा रहा हूँ फिर भी ऊपर नैव बार सेम रही जा रही है, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट कर दूँगा तब भी नैव बार ऐसी रहेगी, बस यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। वो ये होगी कि यहाँ पर हेलो यूज़र चला जाएगा, हेलो यूज़र की जगह पर यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का बटन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं एज आ एडमिन लॉगिन करूँगा तो फिर एडमिन वाले ऑप्शन आएंगे। सो इस प्रोजेक्ट का एडमिन तो कोई नहीं है, खैर बुक वाले का है, बुक रिकमेंडेशन का, ठीक है। तो उसका आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप एज एडमिन लॉगिन कर रहे हैं तो आपको नैव बार और देखने को मिलेगी, अगर आप एज अ यूज़र लॉगिन कर रहे हैं तो आपको नैव बार और देखने को मिलेगी, ओके। तो इसकी रीज़न देखें, नैव बार तो हमने सेम रखनी है, तो इसलिए इसकी मैंने अलग से फ़ाइल बना ली। अगर मैं इसकी अलग से फ़ाइल ना बनाता तो फिर ये जितना कोड है ना सारा, ये मुझे हर फाइल के अंदर इधर 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 हर फाइल के टॉप के ऊपर ही लिखना पड़ना था, ठीक है, ओके। ये चीज़ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक फ़ाइल बना लेते हैं जो हर फाइल के अंदर यूज़ होनी है या फिर मोस्ट ऑफ फाइल में यूज़ होनी है। उसके बाद हम उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। PHP हमें एक फंक्शन देता है, उसका नाम है इंक्लूड। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ इंडेक्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर हमने इनको इंक्लूड कराया हुआ है। यहाँ पर वैसे रिक्वायर का हमने लिखा हुआ है कि रिक्वायर इंक्लूड bootstrap.php, यानी कि इंक्लूड के फोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ पर जो bootstrap.php है उसको यहाँ पर रिक्वायर किया हुआ है। रिक्वायर्स का मतलब ये होता है कि इस फाइल के बगैर ये नेक्स्ट जो है वर्किंग नहीं होगी।
इसी तरह से यहाँ पर nav बार को भी हमने कर दिया और यहाँ से db.php को भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्वायर का हमने ये फाइलें रिक्वायर यहाँ पर की हुई हैं। वैसे इंक्लूड करके भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिक्वायर किया हुआ है यहाँ पर भी रिक्वायर। ठीक है, तो इन सारी फाइल्स को हमने हर जो भी फाइल्स उसके अंदर इंक्लूड करवाया हुआ है। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी असल टॉपिक की तरफ। डाटा गेट कैसे हो रहा है और डाटा रिट्रीव कैसे हो रहा है, सॉरी सेव कैसे हो रहा है। सो डाटा का सेव फंक्शन देखने के लिए कि डाटा सेव किस तरह से हो रहा है हमारी वेबसाइट से डेटाबेस के अंदर किस तरह से जा रहा है, उस साइड पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जी रजिस्टर के फाइल में। एक्चुअली जब यूज़र खुद को रजिस्टर कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, ताकि एट द टाइम ऑफ लॉगिन उसकी इन्फॉर्मेशन को हमारी वेबसाइट कंफर्म कर सके और उसको सिस्टम की एक्सेस दे सके। यहाँ पर रजिस्टर डॉट पी एच पी में इसको ओपन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, एरर और सक्सेस का, जिनको हम आगे जाके यूज़ करेंगे, एरर को स्टोर करने के लिए या फिर सक्सेस मैसेज को स्टोर करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखें एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये कर क्या रहा है फंक्शन, ये वन बाय वन जो है वो यहाँ पर हमने नेम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जहाँ पर यूज़र का नेम हम स्टोर करवाएंगे। ईमेल का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर यूज़र की ईमेल स्टोर होगी। पासवर्ड का एक बनाया है जो कि यूज़र की जिसमें यूज़र का जो पासवर्ड यूज़र टाइप करेगा वो स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं इफ़ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि यूज़र सबसे पहले डाटा, अच्छा इस तरह चलते हैं, मतलब यूज़र पहले आपको पता है डाटा अपना टाइप करता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना वो आपके लिए समझना बिजी होगा। देखें अगर यूज़र रजिस्टर कर रहा है तो यहाँ पर मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और रजिस्टर पे चले जाता हूँ। ठीक है, अब हमने एक यूज़र ने रजिस्टर करना है तो कैसे करेगा, यहाँ पर वो अपना फुल नेम लिखेगा, यहाँ पर वो अपना ईमेल लिखेगा, यहाँ पर वो अपना पासवर्ड लिखेगा और ये सारी HTML की फील्ड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इन HTML फील्ड्स के पास। सबसे पहले ये इसी फाइल के अंदर है रजिस्टर डॉट पी एच पी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी बूटस्ट्रैप आगे कुछ हमारी ये हमने की हुई है, लेआउट वगैरह सेट किया हुआ है। ठीक है, ये उसका सारे क्लासेस लगी हुई हैं। ये आ गई रजिस्टर हमारी हेडिंग ये वाली। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद ये हम कार्ड बॉडी ये हमने क्लास ली है, इसको हम कार्ड बोल दिए एक्चुअली। ठीक है, डब्बे को। और यहाँ पर पी एच पी फैम्प्टी एरर, ठीक है, यहाँ पर हम एरर को जस्ट शो कर रहे हैं। ओके, जो कि यहाँ पर ऊपर शो होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यूज़र वन। एक्चुअली मैं क्या करूँगा कि जो पहले से इंफॉर्मेशन जो स्टोर है ना उसी के नाम से मैं दोबारा से यूज़र रजिस्टर करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे user@mail.com एंड पासवर्ड यूज़र। अब इस नाम इस मेल का यूज़र पहले है। ठीक है, और इस यूज़र ने इस नेम का भी पहले है, यूज़र नेम और ये पासवर्ड सेम इस डिटेल से पहले है। लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो कह रहा है दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये जो एरर मैसेज है इसका कोड ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो चीज़ है ना PHP, जब हमने इस फाइल PHP की फाइल के अंदर PHP यहाँ पर लिखनी होती है ना, क्योंकि PHP फाइल के अंदर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। जैसे HTML भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और ऑफ कोर्स PHP भी। जब हमने PHP लिखनी होती है तो हम कुछ इस तरह से इसको बताते हैं फाइल को कि यहाँ पर हम PHP लिखेंगे। ये हम ये डालते हैं लेस देन या ग्रेटर देन, कुछ भी कह लें इसको, ये वो है। फिर ये क्वेश्चन मार्क देन PHP का वर्ड आता है। ठीक है, और ये हम एक ब्लॉक बनाते हैं और फिर इस ब्लॉक को हम क्लोज भी करते हैं क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन या लेस देन से। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर फिर हम PHP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने PHP लिखी है। इफ़ कंडीशन है, इफ़ इज़ नॉट एम्प्टी, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो उसका मतलब होता है नॉट। नॉट एम्प्टी एरर, अगर एरर जो है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, एरर का जो वेरिएबल है उसके अंदर
वो एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करो, फिर ये कर दो div क्लास अलर्ट, यानी कि ये उधर एरर शो कर दो, जो भी एरर है, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इफ़ इज़ नॉट एम्प्टी सक्सेस, अगर सक्सेस का वेरिएबल एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर सक्सेस मैसेज शो करवा दो। ये कब शो होगा, जब यूज़र सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, फिर ये वाला जो है ये शो होगा सक्सेस मैसेज। बाकी यहाँ पर हम एंड इफ़ कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ फिर एंड इफ़ का मतलब होता है अगर, एल्स इफ़ का मतलब होता है अगर तो, यानी कि हमने अगर इफ़ के बाद कोई और भी कंडीशन ऐड करनी हो तो फिर हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं, और फिर हम इसको एंड इफ़ करके एंड कर देते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ का कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम कह रहे हैं जी, यहाँ पर हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हमने यूज़र से डाटा लेना होता है हम फॉर्म ही यूज़ करते हैं। डाटा लेना हो या एडिट जब करवाना हो तो हम फॉर्म यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। ओके, ये ऐसे ही है जैसे आप फ़र्ज़ करें आप एक क्लास है ना, उससे टीचर ने डाटा लेना हो तो टीचर क्या करता है, फॉर्म क्रिएट कर देता है, ठीक है, फॉर्म प्रिंट करवा लेगा ऑफिस से या जहाँ से मर्जी, फिर स्टूडेंट को वो फॉर्म दे देगा, ये लो भैया अपनी इन्फॉर्मेशन फुल करके दो। तो यहाँ पर भी हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है मेथड, और मेथड के अंदर हम दो मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट होता है या गेट होता है। पोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डाटा जो है ना वो फॉर्म के थ्रू डाटाबेस में भेजना हो, और गेट एक और प्रॉपर्टी होती है गेट, ठीक है। मेथड जो होता है ना, जो मेथड प्रॉपर्टी है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पोस्ट, ये तब यूज़ करते हैं जब डाटा बेस की तरफ डाटा हमने भेजना हो, और जब डाटाबेस से डाटा लेना हो ना फिर हम गेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म के अंदर फिर हमारी आ जाती हैं फील्ड्स। तो ये देखें फील्ड हमारी, जो हमारी फील्ड होती है उसको हम कहते हैं इनपुट, वो इनपुट टैग होता है हमारा जिसके अंदर यूज़र कुछ लिख सकता है। और यहाँ पर ये हमारा लेबल है, यानी कि वो जो ऊपर नेम शो होता है उसको हम लेबल बोलते हैं। जैसे ये है ना, इसको ये लेबल, इसको लेबल बोलेंगे, और ये हमारी इनपुट फील्ड है, ठीक है। ये इनपुट हमारा क्या लिखा हुआ था वहाँ पर, इनपुट, इनपुट ही बोलते हैं जैसे इसको ना, हाँ इनपुट, ठीक है। बाकी इनपुट की टाइप्स होती हैं फिर, जैसे टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, पासवर्ड हो गया, टाइप्स इनपुट, ये देखें है ये भी इनपुट ही है, ठीक है, लेबल इनपुट ही है, लेकिन जो टैग है सॉरी वो इनपुट ही है, लेकिन जो टाइप है वो पासवर्ड है, यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर टेक्स्ट है। अब इनके अंदर फ़र्क क्या आता है, जैसे जब हम टाइप उसकी पासवर्ड बोल देते हैं ना, तो फिर जो भी उसके अंदर हम टाइप करते हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह हिडन हमें शो होता है, ठीक है। ये हिडन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी टाइप पासवर्ड सेट की हुई है। और यहाँ पर ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसकी टाइप हमने टेक्स्ट सेट की हुई है। उसके बाद ईमेल की टाइप, ये जो फील्ड है इसकी हमने टाइप ईमेल सेट की हुई है। यार अमाद आप, ये अमाद आप बार बार आ जा रहे हो, ठीक है, आने जाने लगी हुई है आपकी। अच्छा, यहाँ पर जो इसकी टाइप ईमेल सेट की है, अब ईमेल टाइप सेट करने का फ़ायदा हमें क्या होता है, हम इसकी भी तो टाइप टैग सेलेक्ट कर सकते थे ना, लेकिन अगर हम HTML के अंदर इसकी टाइप को एज अ ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं फिर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ ना, और यहाँ पर भी चले मैं टैक्स लेता हूँ और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे कहेगा यहाँ पर ईमेल लिखो, ये तुमने क्या लिखते हैं ये देखना ज़रा। वो देखो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। और ये जो आपने लिखा है इज़ मिसिंग एन एट द रेट, क्योंकि उसको पता है कि ईमेल अगर होगी उसके अंदर एट द रेट भी होगा, ठीक है। तो ये जब इसके हम टाइप ईमेल सेट कर देते हैं तो फिर इस तरह की जो वैलिडेशन है वो हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी यानी कि ये हम इसको एज अ टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन वो प्रॉपर अप्रोच नहीं होगी। अब फ़र्ज़ करें यूज़र ने यहाँ पर अपना डाटा लिख दिया, ठीक है, यूज़र ने यहाँ पर फुल नेम भी लिख दिया, ईमेल भी लिख दिया, पासवर्ड भी लिख दिया। इसके लिखने के बाद यहाँ पर यूज़र रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करता है। अब जैसे यूज़र यहाँ पर क्लिक होता है तब क्या होता है, वो अब आगे की कहानी देखते हैं। अच्छा जी, हम देख रहे हैं आगे की कहानी कि ये डाटा डाटाबेस के अंदर किस तरह पहुँच जाता है। अब देखें ये हमारा फार्म टैग यहाँ से शुरू हो रहा था, कहाँ से जी, यहाँ से। टाइप इसकी हमने, मेथड हमने इसका यहाँ पर बता दिया पोस्ट है, फार्म यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसके अंदर हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक फार्म है, ठीक है, इसका एंड टैग यहाँ पर है। इसके अंदर लास्ट के ऊपर फार्म के ऊपर हमारे आ जाता है, हमारे पास आ जाता है बटन टैग, यानी कि उसका बटन। इसकी टाइप हमने रखी होती है सबमिट। दो टाइप्स आते हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, एक होती है सबमिट, एक होती है रीसेट। अगर मैं इसके नीचे एक और बटन बना दूँ,
अगर सुपरवाइज़र भी आपको बोले बटन बनाएं तो यहाँ पर बोले पहले आपने वो कोड फाइंड करना है, फिर उसको कॉपी करके उसके नीचे जस्ट आप उस लाइन को पेस्ट कर दें तो आपका एक बटन बन जाएगा। और इसके नीचे कंट्रोल वी और यहाँ पर बटन बन गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं लिख देता हूँ रीसेट। इस बटन का नाम मैं कह देता हूँ रीसेट कर देता हूँ, या फिर क्लियर, कुछ भी मैं नाम रख देता हूँ। और यहाँ पर इसकी जो टाइप है ना, अब टाइप का सारा यहाँ पर रोला है, टाइप मैं कह देता हूँ यहाँ पर रीसेट, ठीक है। अब देखना होता क्या है, अब ये जो बटन था हमारा सबमिट, इसको जब हम प्रेस करते हैं ना तो यहाँ पर क्या होता है कि डाटा पास होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फंक्शन रन होना शुरू हो जाता है बैक एंड का। लेकिन जो अगर टाइप रीसेट सेलेक्ट करते हैं बटन की, फिर कहानी क्या हो जाती है, फिर ये हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा, इसको बल्कि मुझे रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ चेंजिंग की है। ये देखिए रीसेट का बटन आ गया, लेकिन अभी वो साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमने उसकी बूटस्ट्रैप की क्लास वगैरह नहीं लगाई। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ एम टी यानी कि मार्जिन टॉप, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है बिल्टिंग एम टी, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, परेशान नहीं होना। और इसका कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं, सक्सेस की बजाय यहाँ पर मैं लिखूँगा डेंजर, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ, अब अगर मैं रीसेट का बटन प्रेस करूँगा ना तो देखना है सारा डाटा मिट जाएगा, ठीक है। जस्ट टाइप चेंज करने से पूरा फंक्शन हमारा चेंज हो गया। ये देखो, ये है ना, रीसेट के बटन पर क्लिक किया, सारा डाटा इससे इरेज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये रजिस्टर का बटन फिर क्या करता है, देखिए हमने इसकी टाइप रखी है सबमिट की, तो डाटा फिर ये सबमिट करवा देता है बैकएंड को, डाटा सेंड करना शुरू कर देता है। सेंड कैसे होता है, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है हर इनपुट फील्ड के अंदर नेम की, ठीक है। यही सारा काम जो है ना, ये जो नेम की प्रॉपर्टी है ना, ये हमें लिंक करवाती है बैकएंड के फंक्शन से। जैसे पासवर्ड का नेम हमने, जो फील्ड है इनपुट फील्ड, इसका नेम क्या रखा हुआ है, पासवर्ड। ईमेल की जो फील्ड है इनपुट, इसका हमने नेम रखा हुआ है ईमेल। नेम की जो फील्ड है इसका नेम रखा हुआ है नेम, ठीक है। बाकी एंड के ऊपर ये रिक्वायर्ड लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें डाटा चाहिए ही चाहिए। अगर यूज़र इसके ऊपर अंदर डाटा नहीं लिखता, किसी भी कोई ऐसी इनपुट फील्ड है जिसके अंदर यूज़र डाटा नहीं लिख रहा, जैसे मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड के अंदर डाटा नहीं लिख रहा और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा भाई यहाँ पर भी डाटा लिखो। ये क्यों बोलता है, इस कीवर्ड की वजह से, क्योंकि हमने इसके साथ ये रिक्वायर का कीवर्ड लिखा हुआ है। सो आगे चलते हैं अब ज़रा, रजिस्टर के बटन के ऊपर यूज़र ने किया क्लिक, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा ये जो फंक्शन है इसको डाटा पास होना शुरू हो जाएगा। जो फंक्शन ऊपर है ये वाला, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इफ़ सर्वर, यानी कि जो सर्वर है यहाँ से हमें कोई रिक्वेस्ट मेथड आई है इज इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट मेथड हमें आ गई, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके अंदर से फिर हम वो जो रिक्वेस्ट मेथड आई है उसके अंदर से वन बाय वन जो फील्ड्स के नेम है उनका जो डाटा है वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे। देखें जो नेम वाली फील्ड थी उसका नेम हमने नेम ही रखा हुआ था, ठीक है। तो वो ये डाटा जितना भी ना ये स्टोर होता है, ये पोस्ट एक होता है वेरिएबल। अच्छा ये जितने भी ये वाले वेरिएबल है ना, जो अंडरस्कोर, ये जो अंडरस्कोर यानी कि जो ये आपको बार्स नज़र आ रही है और कैपिटल लेटर इससे शुरू हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर इज़ एन एरे कंटेनिंग इंफॉर्मेशन सच एज हेडर पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन, ओके, दिस एंड दैट। इनको हम ग्लोबल वेरिएबल वैसे बोलते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये पीएचपी में प्रोवाइड करती है। इसी तरह यहाँ पर ये एक है पोस्ट का, एन एसोसिएटिव अरे ऑफ वेरिएबल पास टू द करंट स्क्रिप्ट विया द एचटीटीपी पोस्ट मेथड, ठीक है। यानी कि पोस्ट मेथड ने जो भी डाटा का सेंड किया होता है वो पोस्ट का जो होता है अरे इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। ये अरे है, ठीक है। सो इसको मैंने एन एसोसिएटिव अरे ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे जैसे यूज़र ने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो सारा जो डाटा है ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, पोस्ट की जो वेरिएबल अरे है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अब क्या क्या स्टोर हो गया, नेम ईमेल पासवर्ड। फिर हम इसको, ये जितना डाटा इसको हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर अपने लोकल वेरिएबल के अंदर, पीएचपी के वेरिएबल के अंदर। देन नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी तो नहीं, इफ़ एम्प्टी नेम, वैसे तो हमने नीचे रिक्वायर्ड का भी वो सेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ हैकर्स ज़रात होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एचटीएमएल को बाईपास करके एम्प्टी डाटा जो है ना वो सबमिट करने की कोशिश करते हैं।
तो उनसे बचने के लिए यहाँ पर हमने ये एक स्क्रिप्ट लिखी है, इफ़ एम्प्टी नेम, और ये जो सिंबल है ना, ये आर का सिंबल होता है। जब आपने वो गेट्स वगैरह पढ़े होंगे ना थोड़े बहुत, ही आपको पता होगा आर और एंड का। और एम्प्टी ईमेल, और एम्प्टी पासवर्ड, यानी कि इसमें से अगर कुछ भी एम्प्टी है, पासवर्ड में से, ईमेल में से, नेम में से कुछ भी एम्प्टी है, तो यहाँ पर एक एरर सेट कर दो। ये जो एरर है इसके अंदर क्या स्टोर करवा देंगे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये फिर एरर वहाँ पर शो हो जाएगा फॉर्म के ऊपर। ओके, उसके बाद इफ़ के बाद हम कह रहे हैं एल्स चेक इफ़ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम इसके अंदर क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ईमेल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म STMT हम इसको कहते हैं, लेकिन फुल फॉर्म इसकी स्टेटमेंट होती है। कुछ भी नाम वैसे मैं रख सकता था यहाँ पर, लेकिन स्टेटमेंट रखा हुआ है। अच्छा जी, इसके अंदर फिर हम सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं। कनेक्शन, यहाँ पर हम ये ले रहे हैं वेरिएबल कॉन प्रीपेयर। प्रीपेयर का जो ये कीवर्ड है हम तब यूज़ करते हैं जब हमने क्वेरी अपनी रेडी करनी हो। ओके, और ये कॉन जो है ना, ये आ रहा है हमारा कहाँ से, db.php के अंदर से। कॉन प्रीपेयर, अब ये देखें, हम यहाँ पर क्वेरी लिख रहे हैं। जो क्वेरी डेटाबेस के अंदर रन होनी है जाके, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेलेक्ट। अब ये कौन सी लैंग्वेज है, SQL। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि डेटाबेस जो है ना वो ये लैंग्वेज समझता है, SQL की। मैं आपको डेटाबेस के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखें, देखें ये वैसे नहीं है सिलेक्ट, ये वो जो भी अपने सिनेरियो के हिसाब से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट ID फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है वो वाली ईमेल जो यहाँ से आ रही है, ठीक है। फिर बाइंड पैरामीटर, हम पैरामीटर यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने ईमेल अपनी देनी है ना, वो ये इसको बाइंड कर रही है, बस दैट्स इट। और उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो डेटाबेस में जाके, एग्जीक्यूट होगी। फिर हम ये स्टोर रिजल्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो स्टेटमेंट के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। अब जो भी इसकी हाँ ना जो डेटाबेस से आएगी, डेटाबेस जो बताएगा हाँ भी मेरे पास इस नाम का रिकॉर्ड है, या तो वो ये बोलेगा, या वो ये बोलेगा भाई नहीं मेरे पास इस नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई एरर दे देगा। तो वो जो भी हाँ ना है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब ये है, इफ़ स्टेटमेंट नम रोज इज़ ग्रेटर देन, नम रोज इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट के अंदर कोई रो मौजूद है, कोई रिकॉर्ड आया है डेटाबेस की तरफ से मिलता जुलता, तो ज़ाहिर बात है फिर वो जो रो है कोई ना कोई होगी, तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी, और फिर एरर थ्रो हो जाएगा कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये जो चीज़ है ना इसको एक्चुअली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो बैक एंड है वो फ्रंट एंड के साथ काम कर रहा है। ओके, देन क्या होगा, ठीक है जी, ये भी हमारी, अगर यहाँ पर अगर एरर आ जाएगा तो फिर ठीक है, यहाँ पर ये हमारा काम हो जाएगा, फिर वो के यूज़र दोबारा से ईमेल लिखेगा। नेक्स्ट, अब ये भी जो है ना काम नहीं हुआ, ठीक है। आल फिर रिक्वायर्ड वाला ये भी नहीं हुआ, यूज़र पहले से रजिस्टर नहीं था। फिर क्या होगा, इंसर्ट एंड यूज़र। अब हम जाके न्यू जो यूज़र है उसका जो डाटा है वो ऐड करवाएंगे, उससे फिर वही काम होगा। स्टेटमेंट का हमने वेरिएबल लिया, अब हम अपनी क्वेरी प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी, इंसर्ट इनटू वाली। मैंने आपको बताया था अगर डाटा इंसर्ट करना है तो फिर इंसर्ट इनटू की क्वेरी यूज़ होगी, जो कि कुछ इस तरह से होती है। इसका सिंटैक्स ये है, इंसर्ट, उसके बाद इनटू का कीवर्ड आता है, उसके बाद टेबल का नेम आता है, जिस टेबल के अंदर डाटा हम स्टोर करना चाह रहे हो। तो अभी हमने यूज़र के टेबल में डाटा स्टोर करना है। उसके बाद कॉलम्स के नेम आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर यूज़र के टेबल में जाता हूँ, ये मैं आया, यहाँ पर ही मैं यूज़र के टेबल में आता हूँ, तो ये आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये कितने कॉलम है देखें, ईमेल, पासवर्ड एंड नेम, ठीक है। आईडी का, आईडी हमें नहीं देनी पड़ती क्योंकि ये प्राइमरी की होती है और ये डेटाबेस इसको खुद मैनेज करता है। जैसे न्यू रिकॉर्ड आएगा उसकी आईडी 3 हो जाएगी, फिर जब न्यू रिकॉर्ड आएगा उसकी आईडी 4 हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, तो इसको डेटाबेस खुद मैनेज करता है, यूज़र को इसको देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक हो, कोई रीज़न के आईडी भी सेट करनी हो, ठीक है। जैसे अगर कोई कॉलेज का डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट जो हैं उनका आप चाह रहे हैं कि उनकी आईडी कोई आप स्पेसिफिक कोई करना चाह रहे हैं, तो फिर है कि हम इसको दें, वरना ये डेटाबेस के ऊपर ही हम छोड़ देते हैं कि आईडी का कॉलम वो खुद हैंडल करे।
तो हमने जिसका जो कॉलम हमने हैंडल करने हैं हम उनका जस्ट नेम लिखेंगे, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। फिर यहाँ पर हम वैल्यूज़ एंड क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क करके हम यहाँ पर इसको बाइंड करवा देंगे, बाइंड पैरामीटर स्टेटमेंट से इसको पैरामीटर को हम पास करवा देंगे, एस 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 एंड नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये हम इसको पास कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगर तो ये स्टेटमेंट रन हो जाती है तो फिर यहाँ पर सक्सेस के अंदर ये जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया है सक्सेस का, इसके अंदर हम ये मैसेज स्टोर करवा देंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे हम बस एक लिंक जो टैग है उसको थ्रो कर रहे हैं कि ये लिंक टैग किसका होगा, लॉगिन पेज का, लॉगिन डॉट पी का, ठीक है, ये हम थ्रो करेंगे। और एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, डेटाबेस बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर ये शो होगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। यानी कि हमें नहीं पता भाई क्या हुआ है, लेकिन ये इतना हम बस बता रहे हैं कि भाई डेटाबेस के अंदर आपका डाटा नहीं स्टोर हुआ। लेकिन अगर डाटा स्टोर हो गया फिर ये शो हो जाएगा कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्योंकि आपका डाटा क्रिएट हो डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली, यूज़र का डाटा, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर, तो फिर उसका अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है, ये शो हो जाएगा यूज़र को। उसके बाद स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हैं बस कि जो जो हमारा जो कनेक्शन जो बना था यूज़र टेबल के साथ उसको क्लोज कर दो। तो इस तरह से जो है डेटाबेस के अंदर डाटा जाता है, ठीक है। अब ये थी डेटाबेस जाने की कहानी। अब डेटाबेस से गेट करने की कहानी, वैसे गेट करने की कहानी भी आपने साथ इसके अंदर देख ली है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईमेल का रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर लॉगिन के अंदर जाऊँ वहाँ पर भी आपको सेलेक्ट की क्वेरी देखने को मिलेगी, जैसे ये देखो स्टेटमेंट कनेक्शन प्रीपेयर, जैसे ये देखें ये जो यूज़र ईमेल और पासवर्ड लिखेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। हम पोस्ट से ईमेल और पासवर्ड लेके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, ईमेल और पासवर्ड के वेरिएबल में। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट हम वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम ऐसे ही अपनी क्वेरी जो है उसको स्टोर करवाएंगे, सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम पहले चेक करें कि क्या इस ईमेल के नाम का कोई अकाउंट है, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे गेट रिजल्ट, ओके, देन इफ़, अब हम चेक करेंगे पासवर्ड को, ठीक है। इफ़ यूज़र इज इक्वल टू रिजल्ट फैच एसॉक, यानी कि वो रिजल्ट हमारा कामयाब हो गया, उस नाम की ईमेल है। फिर इफ़ यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड सेशन यूज़र, अब हम यूज़र जो है इज इक्वल टू आईडी, इज इक्वल टू आईडी, यहाँ पर हम सेशन के अंदर यूज़र का इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं, उसकी आईडी स्टोर करवा रहे हैं, उसकी ईमेल स्टोर करवा रहे हैं, उसका नेम स्टोर करवा रहे हैं फॉर लेटर यूज़। जैसे यूज़र का नाम जो है वो आपने नोटिस किया होगा नेव बार पे शो होता है, तो वो हमने सारा इस सेशन के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, सेशन यूज़र, ठीक है। ये इस काइंडा अरे एरे, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो। तो ये यूज़र नाम के हम एरे है, इसको हम सेशन के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और इस एरे के अंदर क्या है, आईडी, ईमेल एंड नेम, इसको हम स्टोर करवा रहे हैं। और उसके बाद इंडेक्स डॉट पी एच पी, यानी कि यूज़र जो है वो फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी की तरफ हम उसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। जब यूज़र लॉगिन होगा फिर वो इंडेक्स डॉट पी एच पी की तरफ चला जाएगा, देन एग्जिट एल्स इनकरेक्ट पासवर्ड, अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो फिर इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये थी कहानी आपकी लॉगिन होने की, ओके। अच्छा जी, ये कहानी होगी हमारी लॉगिन होने की। बाकी लॉगिन का फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी फील्ड्स वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं। और इसी तरह से जो भी आप यहाँ पर फाइल खोलेंगे उसके अंदर बस इस तरह से काम हो रहा होगा, डाटा ले रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, यही चीज़ें हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। क्यों जी, कोई क्वेश्चन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो, एनी क्वेश्चन? नहीं समझ आ गई है यहाँ तक। पक्की बात है, पूरी समझ आई है?
क्यों भाई, जॉन एकेडमी और ये अब्दुल हादी, अमाद। हाँ जी, समझ आ गई है। ओके ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल शुरू करेंगे। और किसी का शेड्यूल आया हो? वो ये वाली जो ये जो आपने रिकॉर्डिंग की है, तो इसका आप यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर करेंगे? बिल्कुल, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा, इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, क्लास एंड होने वाली है, अगर अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो पूछ लें। नहीं, शेड्यूल आज तो नहीं आया, मैंने चेक किया था अभी शाम को पहले भी किया था तो नहीं आया। ठीक है, आपका नहीं आया, अमाद आपका या जॉन एकेडमी आपका? यार ये क्या मसला, इन बंदों के साथ माइक नहीं ऑन कर रहे। चलो, होगा कोई इशू, खैर। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है ना, कोई शेड्यूल नहीं आया। जी शेड्यूल जी, नहीं आया कोई। वो आप तो कह रहे हैं, लेकिन जॉन एकेडमी से पूछ रहा हूँ, ये अमाद से पूछ रहा हूँ कि अमाद कोई शेड्यूल आया है आपका, या ये दूसरा जो बंदा है इससे पूछ रहा है कि भाई शेड्यूल अगर कोई आया तो बताएं। हमारा क्लियर, यस सर क्लियर। सो चलें ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जो है ना इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है।